जी हाँ, नमस्कार बच्चों। हम लोग पिछले क्लास में छोटी आंत तक पढ़े थे। छोटी आंत के आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। थोड़ा सा छोटी आंत का फिर से जो है हम लोग देख लेते हैं। परिचय के साथ साथ जो है इसमें हम लोग देखेंगे आगे छोटी आंत के बारे में क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में छोटी आंत के साथ तो उसका जो 3 हिस्सा है यानी ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, इसके सिर्फ नाम को जाने थे। हम लोग आगे आज इस क्लास में हम लोग इन तीनों हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले एक बार छोटी आंत को हम फिर से दोहरा दे रहे हैं। छोटी आंत को एनसीईआरटी के बुक में क्षुद्रांत्र बोला जाता है। इंग्लिश में इसको इसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। तरह यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। देखिए, वैसे आहार नाल का मतलब मुख गुहा से लेकर के एनस तक का हिस्सा जो है वो आहार नाल होता है, यानी कि भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर के पाचन और बहिष्करण तक का हिस्सा जो है पूरा का पूरा आहार नाल होता है। फर्स्ट क्लास में ही हम लोग पढ़े थे। अब उसके बाद कह रहा है कि यह आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा होता है। वैसे आहार नाल की जो कुल लंबाई है, आहार नाल की लंबाई ये 8 से 10 मीटर है। 8 से 10 मीटर, इसमें से लगभग 6 मीटर जो है ना, ये छोटी आंत की ही लंबाई होती है। नाम है छोटी आंत, लेकिन सबसे लंबा हिस्सा है आहार नाल का। यहाँ देखिए, इसकी लंबाई भी लिखी हुई है, जिसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होता है और चौड़ाई जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है। यानी कि लंबाई जो है ये 6 मीटर लंबा है। चौड़ाई की बात करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। और ये अब उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि छोटी आंत की संरचना बेलन के जैसी होती है। बेलन की भांति होती है। बेलन सबके घर में होगा, घर में देखे होंगे बेलन उलन को। तो छोटी आंत यानी सीधा सीधा हम ये समझ सकते हैं कि पाइप नुमा संरचना है छोटी आंत। यानी कि भोजन जो है हमारे मुख गुहा से ओसोफेगस के माध्यम से पहुंचता है अमाशय में। फिर अमाशय से भोजन 3 से 4 घंटा वहां रुकता है। वहां उसके बाद, अमाशय के बाद भोजन पूर्ण पाचन के लिए छोटी आंत में पहुंचता है और छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण पाचन होता है। ये कई बार इस तरह का सवाल पूछा भी जाता है। यहाँ देखिए हम लिखे भी हैं कि छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण पाचन होता है। एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये जो एरो हम दिए हुए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण पाचन होता है। अच्छा, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि छोटी आंत के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, ग्रहणी, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। अब जरा आप खुद से समझिए कि इन तीनों में कौन सा ऐसा भाग इसका होगा छोटी आंत का जिसमें भोजन का पूर्ण पाचन होगा, यानी कंप्लीटली भोजन जो है ना पच गया होगा। तो सबको जाहिर सी बात है कि लोग कोई भी अपना दिमाग लगा सकते हैं। यानी सबसे जो इसका अंतिम वाला हिस्सा होगा उसमें भोजन का पूर्ण पाचन होता है, यानी इलियम। सबसे लास्ट वाला जो हिस्सा इलियम होता है उसमें भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो छोटी आंत 3 भागों में बटा होता है। पहला का नाम है ग्रहणी, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। दूसरा का नाम है जेजुनम, जेजुनम इंग्लिश में भी है। और इलियम, देखिए ग्रहणी 25 सेंटीमीटर लंबा होता है और 30 सेंटीमीटर लंबा इलियम होता है। इसका मतलब है कि 25 और 30 कुल मिलाकर के मात्र 55 सेंटीमीटर हुआ। 6 मीटर में मात्र 55 सेंटीमीटर का ये दोनों है। इसका मतलब है कि पूरे आहार नाल में सबसे लंबा हिस्सा छोटी आंत और छोटी आंत का सबसे लंबा हिस्सा जेजुनम होगा, जिसमें भोजन के साथ में लीवर से आए हुए पित्तरस और उसके बाद इधर अग्न्याशय से आए हुए अग्न्याशयी रस बढ़िया से घुलता मिलता है भोजन के साथ, यही जेजुनम में। चलिए आइए यहाँ देखिए, यहाँ भी फिगर की मदद से हम लोग समझते हैं। लिखा हुआ है स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन एनाटॉमी। देखिए ध्यान दीजिए इस पर कि स्मॉल एंड लार्ज, हमको तो अभी पढ़ना है सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के भाग को देखेंगे तो देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग इस टॉपिक पर कि यहाँ से ये जो है ना, ये स्टोमक का हिस्सा है। ये स्टोमक हो गया। अब यहाँ से ये जो है ना इधर शेप में, यहाँ पर इस तरह से ये ड्यूडेनम का हिस्सा है। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है ड्यूडेनम, मतलब कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला हिस्सा है वो है ड्यूडेनम। यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए ड्यूडेनम। यानी ये जो आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि हल्का सा हरा रंग का हिस्सा जो है ये ड्यूडेनम है। अब उसके बाद देखिए बीच वाला हिस्सा ये ब्लू कलर का है। ये पूरा का पूरा जो है ना ब्लू, यानी पाइप जैसा संरचना है पर ब्लू कलर का है। ये पूरा जो संरचना है, यहाँ देखिए इसका नाम लिखा हुआ है यहाँ जेजुनम। देखिए अभी तो इसी पर मैं चर्चा किए थे कि जेजुनम सबसे लंबा है। अब देखिए यहाँ से भी पता चल जाएगा ये पूरा हिस्सा जो है इतना दूर, ये पूरा क्या है, जेजुनम ही है। और सबसे लास्ट वाला जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे लास्ट हिस्सा है वो है इलियम। यहाँ देखिए ये पूरा है इलियम, ये पूरा जो है यही है इलियम। यानी ड्यूडेनम, इलियम और बीच वाला जो है ये है जेजुनम। अब साइड साइड जो है चारों साइड में ये नहीं है, ये आपको लार्ज इंटेस्टाइन का, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इस लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है। लार्ज इंटेस्टाइन का भी 3 हिस्सा है। वैसे तो 2 हिस्सा मूल रूप से होता है, एक होता है कॉलन और एक होता है रेक्टम। कॉलन फिर 3 भाग में बटा होता है, असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन एंड ट्रांसवर्स कॉलन। तो ये ध्यान देना है। अभी तो हम लोग को इसे लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ना नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन में थे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को एक बार फिर से देखिए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम कैमरामैन से कहेंगे कि जरा फिगर पर जूम किया जाए,
फिगर शायद सभी बच्चों को अच्छा से दिखना चाहिए। देखिए, दिख रहा है सभी बच्चे को फिगर? फिगर अच्छा से दिखना चाहिए, है ना। चलिए देखिए, फिगर में क्या है कि यहाँ पर जो है ना, ये है आपका अमाशय और यहाँ ये ओसोफेगस है। ओसोफेगस अंतिम में नीचे में जुड़ा होता है अमाशय से। अमाशय के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग समझे थे। अब उसके बाद देखिए, यहाँ से ये अमाशय से जो ना आ गई, ये यहाँ से ये जो हरा, हल्का सा हरा रंग का हिस्सा है, ये छोटी आंत का हिस्सा है और ये छोटी आंत जो है यहाँ तक है, ये पूरा छोटी आंत ही है। बीच में जितना भी जिगजैग फिगर है ना, ये पूरा का पूरा छोटी आंत है। छोटी आंत फिर 3 हिस्सा में बटा हुआ है। एक है ड्यूडेनम, ये देख लीजिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ड्यूडेनम है। दूसरा जो हिस्सा, ये बड़ा सा जिगजैग वाला हिस्सा है, इसको कहते हैं जेजुनम। ये देखिए, यहाँ पर जेजुनम लिखा हुआ भी है, ये है जेजुनम। और फिर तीसरा हिस्सा जो है, ये इलियम है। ये तीसरा हिस्सा इलियम है। अब कहेगा कि भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत के किस हिस्सा में होता है, तो छोटी आंत के इसी इलियम वाले हिस्सा में होता है। सबसे लास्ट में जो इलियम है, इसमें भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो अभी आप लोगों ने समझा कि छोटी आंत क्या है, छोटी आंत कितना बड़ा है, यानी कितना लंबा है। हम लोग देखें छोटी आंत देखिए, छोटी आंत एक बार पुनः दोहराते हैं, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, लगभग 6 मीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। उसके बाद छोटी आंत की संरचना कैसी होती है, तो बेलन की भांति होती है। छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण पाचन होता है। और छोटी आंत के किस हिस्सा में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, तो अभी हम लोग देखें, इसमें छोटी आंत के इलियम में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। अब उसके बाद देखिए, छोटी आंत कितने भागों में बटा होता है, 3 भागों में, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। चलिए आगे के टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, आगे है सबसे पहला जो है, ये आपका ग्रहणी है। सबसे पहला यानी छोटी आंत का जो सबसे पहला हिस्सा है, वो ग्रहणी है। इसको इंग्लिश में ड्यूडेनम बोला जाता है। तो यह छोटी आंत का पहला भाग है, जो पाइलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है। यानी पाइलोरिक भाग का मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए, यहाँ समझ में आ जाएगा आसानी से। पाइलोरिक भाग, ये जो अमाशय है इस तरह का, ये अमाशय का जो ये सबसे पिछला हिस्सा है ना, इसी को पाइलोरिक छिद्र बोला जाता है। यहाँ जो जहां पर ये छोटी आंत से जुड़ता है, इसी हिस्सा को पाइलोरिक बोला जाता है। आपको पिछले क्लास में हम समझाए थे इस चीज को। ये पाइलोरिक हिस्सा है। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि यह छोटी आंत का पहला भाग है, जो पाइलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है। इसका आकार प्रायः सी, ध्यान दीजिएगा, इसका आकार सी के भांति भी कह सकते हैं, या कई सारी किताबों में यू के भांति भी। तो दोनों तो एक ही चीज है। इसको, इस सी को हम इस तरह से लिख दिए, इसी को हम ऐसे उल्टा दिए, नीचे कर दिए, तो कटा हुआ भाग को ऊपर कर दिए, तो हो गया यू। तो कई सारे बुक में सी, या फिर किसी बुक में यू भी आपको मिलेगा, तो घबराना नहीं है। जैसे अगर हम बात करेंगे, लुसेंट का जो बुक है उसमें यू दिया हुआ है, और जो आपका जो भारतीय भवन का बुक है या फिर एनसीईआरटी का है, उसमें सी दिया हुआ है। ये इसका आकार प्रायः सी के जैसा होता है। तो सी का मतलब क्या हुआ, सी जो ये जो लेटर सी है, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होगी। इसका मतलब है ये जो छोटी आंत का जो ग्रहणी वाला हिस्सा है, उसका भी कुछ इसी प्रकार होगा। अभी हम लोग जस्ट देखे थे, देख लीजिए, यहाँ पर है कुछ सी के तरह, देख लीजिए, है ना, यहाँ पर सी के जैसा। तो क्या लिखा हुआ है कि इसका आकार जो है प्रायः किसके जैसा होता है, सी के जैसा होता है। अब देखिए, ग्रहणी के बीचों बीच, हाँ, इस पॉइंट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये MVVI प्रश्न के रूप में आप इसको देख सकते हैं। कह रहे ग्रहणी के बीचों बीच एक छिद्र के द्वारा नलिका खुलती है। ध्यान दीजिएगा, कह रहे ग्रहणी के बीचों बीच एक छिद्र के द्वारा नलिका खुलती है, जो भिन्न भिन्न नलिकाओं, अग्न्यासी वाहिनी तथा मूल पित्त वाहिनी के आपस में जुड़ने से बनती है। देखिए, यानी क्या कह रहा है कि ग्रहणी के बीचों बीच, यहाँ ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए, यही है ग्रहणी वाला हिस्सा, यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है, यही है ग्रहणी वाला हिस्सा। अब कह रहा है ग्रहणी के बीचों बीच एक छिद्र के द्वारा नलिका खुलती है, जो भिन्न भिन्न नलिकाओं, अलग अलग तरीका की नलिकाओं, यानी डक्ट से, इसके अलावा पेनक्रिएटिक डक्ट से। पेनक्रिएटिक डक्ट का मतलब हो गया अग्न्याशयी वाहिनी तथा मूल पित्त वाहिनी, यानी कॉमन बाइल डक्ट के आपस में जुड़ने से बनती है। देख लीजिए, आपस में जुड़ने से, यहाँ देखिए, एक आ गया इधर से, ये है मूल पित्त वाहिनी, ये मूल पित्त वाहिनी हो गया, है ना। और उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ देख लीजिए, अग्न्याशयी वाहिनी, ये अग्न्याशय है, अग्न्याशय से इस तरह से खुल रही है इसमें। और भी कई सारी जो है नलिकाएं इसमें आती हैं इधर से। तो कहने का मतलब है, ये सब मिल करके क्या बनाती है, एक नलिका खुलती है। यहाँ लिखा हुआ है ग्रहणी के बीचों बीच एक छिद्र के द्वारा नलिका खुलती है। यही नलिका खुलती है जो किससे बनी है, तो विभिन्न प्रकार की नलिकाओं, अग्न्यासी वाहिनी तथा मूल पित्त वाहिनी के आपस में जुड़ने से बनी है ये नलिका। अब ये जो पूर्ण रूपेण ये जो नलिका है, ड्यूडेनम वाला जो हिस्सा है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो छोटी आंत का सबसे पहला हिस्सा है, जो पाइलोरिक यानी अमाशय का जो पाइलोरिक हिस्सा है, वहां से शुरू होकर के आगे की ओर फैलता है। इसका आकार प्रायः सी के जैसा होता है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इसमें देख लीजिए कि ये है आपका लीवर और
ये है आपका गॉल ब्लैडर, यहाँ लिखा हुआ भी है गॉल ब्लैडर, है ना। यानी इसमें पित्त का स्राव वैसे होता है लीवर से, लेकिन वो जमा जा करके रहता है गॉल ब्लैडर में, और यही से एक मूल पित्त वाहिनी निकली है जो ड्यूडेनम में खुला हुआ है। इसी के बारे में यहाँ लिखा हुआ था। अब ग्रहणी के बारे में समझ गए। दूसरा जो हिस्सा है देखिए जेजुनम, दूसरा हिस्सा जो है उसका नाम है जेजुनम। देखिए दूसरा हिस्सा है जेजुनम, जो छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है। कर यह छोटी आंत का मध्य भाग है। इसमें अमाशय से आए काइम, काइम का मतलब अमाशय में जिस तरह से भोजन जो है ओसोफेगस से, सबसे पहले मुख गुहा से ओसोफेगस में पहुंचता है, तो ओसोफेगस से होते हुए वो पहुंचता है अमाशय में, तो उस समय में भोजन को बोलस कहा जाता है। उसी तरह से अब अमाशय में भोजन है, अमाशय में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स उसके साथ मिले, इसके साथ में HCl बहुत तरह का चीज मिला, फिर वहां से भोजन अब पहुंचेगा छोटी आंत में, तो उससे पहले उसमें मिल जाएगा अब पित्त, पित्त मिल जाएगा। एक तरफ लीवर का जो स्राव है पित्त वो मिलेगा, और एक तरफ से अग्न्याशयी रस मिलेगा। तो अब क्या होता है कि वही, तो इस तरह के भोजन को, यानी कि जब भोजन में पित्त मिल गया हो, जब भोजन में HCl मिला हुआ हो, जब भोजन में अग्न्याशयी रस मिला हुआ हो, तो इस तरह के भोजन का नाम अब हो जाता है काइम। देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है कि यानी यह छोटी आंत का मध्य भाग है, एवं इसमें अमाशय से आए हुए काइम, अग्न्याशय से आए अग्न्याशयी रस, देख लीजिए यहाँ भी लिखा हुआ है, अमाशय से आए काइम, अग्न्याशय से आए अग्न्याशयी रस, और पित्ताशय से आए पित्त रस आसानी से एक दूसरे से घुलते मिलते हैं। ये बात हम पहले बता चुके, क्योंकि ये जो होता है ये छोटी आंत का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। देखिए है ना, सबसे बड़ा हिस्सा, ये जो बीच वाला आपको दिख रहा है ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है, और इसी में इधर से आया हुआ काइम, और देखिए इधर से आया हुआ पित्त रस, और इधर से आया हुआ अग्न्याशयी रस, ये सब जाकर के इसमें मिलता है, आसानी से एक दूसरे से घुलते मिलते हैं। अब तीसरा हिस्सा जो है वो देखिए, तीसरा हिस्सा का नाम है इलियम। तीसरे हिस्सा का नाम है इलियम, जो 30 सेंटीमीटर लगभग लंबा होता है। यह छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग है, जिसमें भोजन का पूर्ण पाचन होता है। आपको पहले भी याद कराया कि अगर कोई पूछे कि भोजन का पाचन हमारे मुख गुहा में कहाँ होता है, देखिए 2-3 टॉपिक है कि कहाँ से शुरू होता है, तो मुख गुहा से शुरू होता है। कहाँ पूर्ण होता है, तो छोटी आंत में पूर्ण होता है। छोटी आंत के किस भाग में पूर्ण होता है, तो इलियम में होता है। सबसे लास्ट वाला जो हिस्सा है इलियम, इसी में होता है। यह छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग है, जिसमें भोजन का पूर्ण पाचन होता है, और पचे हुए भोजन का अवशोषण भी इसके दीवार में मौजूद रसांकुर, रसांकुर के द्वारा होता है। अब देखिए रसांकुर क्या है, यानी सूक्ष्म रसांकुर होगा तो माइक्रोविलाई होगा, नहीं तो इसको इंग्लिश में हम लोग विलाई बोलते हैं, VILLI, विलाई, या विल्ली भी बोला जाता है कई बार, लेकिन विलाई बोलेंगे इसको। देखिए अब इसमें समझने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले आइए इस फिगर पर हम कहेंगे कि थोड़ा सा इसको जूम किया जाए, ताकि बच्चे को आसानी से दिखाई दे। इसको थोड़ा जूम कीजिए। देखिए सबसे पहले ये कलर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, उजले पर काला, ठीक। देखिए यहां से आपको ये इस तरह का शेप कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये अमाशय है, ये अमाशय है, ठीक है। ये अमाशय से अब यहाँ से ये ड्यूडेनम चालू हो जाता है, देख लीजिए यहाँ से ये ड्यूडेनम चालू हो गया, यहाँ लिखा हुआ भी है ड्यूडेनम। अब उसके बाद देखिए ये जुड़ा हुआ है इस जेजुनम से, देख लीजिए इतना बड़ा है जेजुनम, इससे जुड़ा हुआ है। अब जेजुनम फिर जुड़ा हुआ है, देख लीजिए इलियम से, इतना बड़ा है इलियम। तो यानी कि इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का तीनों हिस्सा आपको मिल गया। उसके बाद अब सवाल है कि हम लास्ट वाले हिस्सा को पढ़ रहे थे इलियम को, तो वही चीज यहाँ भी लिखा हुआ है। अब देखिए ये जो इलियम है, ये इलियम अंदर से वैसे किस तरह का दिख रहा है, ये देख लीजिए अंदर में म्यूकस सब भी है, इस तरह का शेप दिख रहा है, नली नुमा संरचना है। अब इसमें सवाल था कि इसके दीवार में मौजूद रसांकुर के द्वारा किस चीज का, तो ये जो अवशोषण होगा भोजन का अवशोषण, ये भोजन का अवशोषण होगा इससे, भोजन का जो अवशोषण होगा वो इलियम के दीवार में जो मौजूद रसांकुर होते हैं, सूक्ष्म रसांकुर होते हैं, छोटे छोटे जो रसांकुर होते हैं, यानी माइक्रोविलाई जो है, उनके द्वारा होता है। तो देखिए यानी कि ये सबसे सबसे अंतिम हिस्सा, ये जो सबसे अंतिम हिस्सा है इसका, कौन सा सबसे अंतिम हिस्सा, यहाँ पर इलियम के बारे में बताए थे। ये इलियम में भोजन का पूर्ण पाचन भी होता है, इसके अलावा इसी में भोजन का अवशोषण भी होता है, इसमें अवशोषण भी होता है भोजन का, पाचन के साथ अवशोषण भी ये छोटी आंत के इसी भाग में होता है, इलियम में ही होता है। अब देखिए इसमें अवशोषण किसके द्वारा होता है, तो अवशोषण किसके द्वारा होता है, यहाँ लिखा हुआ है कि रसांकुर के द्वारा होता है। रसांकुर में ही मौजूद, आप देखिए रसांकुर का कुछ फिगर इस प्रकार का दिखाया गया, ये सब रसांकुर का ही फिगर है, देख लीजिए ये सब पूरा रसांकुर ही है। अब इसी में ब्लड सेल्स भी आए हुए हैं, यानी जितना भी न्यूट्रिएंट्स है उसको वो एब्जॉर्ब करके वो पहुंचा देता है ब्लड में। अब ब्लड में जैसे जाएगा, ब्लड से वो पहुंचेगा, ब्लड तो टिश्यू ही है,
अब ब्लड से वो पहुंचेगा सेल में। कहाँ पहुंचेगा? ब्लड से पहुंचेगा सेल में। दिख रहा है ना, ये दिख रहा है आपको, ये जो है, ये जो दिख रहा होगा, ये क्या है? ये दो शेप में दिख रहा है, एक वेन्स है और एक आर्टरी है, यानी छोटे छोटे धमनी, मतलब एकदम सिरिकाएं जिसको बोलते हैं, वो सब है यहाँ पर फैला हुआ है इसके अंदर में। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस माइक्रोविलाई जो है, ये जब एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को, तो वो ब्लड में पहुंचाता है, और ब्लड जो है अंतिम में उसको कहाँ पहुंचा देता है? तो ब्लड एक टिश्यू है, हम सबको पता है ब्लड टिश्यू है, और ये पहुंचाता है सेल्स में। कहाँ पहुंचा देगा? सेल्स में, यानी कोशिकाओं में पहुंचा देगा। और कोशिका में ही मौजूद है क्या? तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर ही मौजूद होता है। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में ही मौजूद होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो देख लिया आप लोग कि छोटी आंत के किस हिस्सा में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, और भोजन के पूर्ण पाचन के बाद उसका अवशोषण भी होता है, और अवशोषित होकर के वो कहाँ पहुंचता है? तो वो पहुंचता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल्स में, और सेल्स में जाकर के, यानी उस माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाकर के वहां पर ऊर्जा का निर्माण होता है। हम सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। चलिए आगे की बात हम लोग करते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद अब देखिए, अब इसमें क्या था कि ये जो बार बार ये शब्द आया कि मतलब पित्तरस, कई बार आया पित्तरस और अग्न्याशयी रस, कई बार चर्चा हुआ कि पित्तरस अग्न्याशयी रस आया, यही भोजन के पूर्ण पाचन में मदद करता है। तो अब ये पित्त रस और अग्न्याशयी रस क्या है, इसको जानने के लिए, ये पित्त रस का विशेष स्राव जो होता है वो होता है हमारे यकृत से। पित्त का स्राव कहाँ से होता है? यकृत से। यकृत को हम लोग कलेजी भी बोलते हैं, खाने जब लगते हैं तो उसको कलेजी बोलते हैं। वैसे उर्दू भाषा में इसको जिगर भी बोला जाता है। गाँव घर में लोग कहता है जिगर का टुकड़ा। जिगर का टुकड़ा का मतलब क्या? रे भैया, कलेजिए को टुकड़ा करेगा, कलेजी को टुकड़ा टुकड़ा करके खाएगा? तो जिगर का टुकड़ा है मेरा, मतलब कलेजिए का टुकड़ा है। जरा सोचिए, कलेजी का टुकड़ा लोग बोलता है, लोग बुझता है जिगर का मतलब दिल होता है। अरे भैया, ना दिल का टुकड़ा होगा ना जिगर का टुकड़ा होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जिगर का टुकड़ा होगा भी तब भी जिंदा रहेंगे, इसीलिए लोग बुर्बक नहीं है, लोग बड़ी होशियार है। दिल का टुकड़ा कम कह के लोग बोलता है जिगर का टुकड़ा। समझिए कॉन्सेप्ट को, दिल का टुकड़ा करेगा तो बस कहानी खत्म है। जिगर में सबसे अधिक सेल डिवीजन होता है, इसमें लोग जल्दी मर नहीं सकता है। इसमें इतना ज्यादा सेल डिवीजन होता है कि इसके डेड होने के बाद भी कुछ दिन, मतलब 2-4 दिन 5 दिन में पूर्ण रूप में ये अपने आप को निर्मित कर लेंगे, इसीलिए लोग जिगर का टुकड़ा ज्यादा बोलते हैं। चलिए आइए वापस कॉन्सेप्ट पर आइए कि यकृत और कलेजी, लीवर, जिगर सब एक ही का नाम है। कह यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, और इसके अलावा सबसे अधिक कोशिका विभाजन इसी में होता है। सबसे अधिक कोशिका विभाजन भी इसी में होता है, समझे ना लोग। अगर और सबसे कम अगर कहे कहाँ होता है तो खोपड़िया में, यानी मस्तिष्क में सबसे कम होता है कोशिका विभाजन, इसलिए मस्तिष्क का जल्दी ऑपरेशन संभव नहीं है। लेकिन लीवर उवर का कोनो बात नहीं है, गोली उली भी आर पार हो जाए तो फिर उसको सीसा करके मुंह मान करके एकदम चिकना चुपड़ा कर दिया जाता है। लेकिन अगर गलती से खोपड़िया में लग जाए तो लोग एकदम हेड शॉट मारने के प्रयास में रहता है, कहीं गलती से खोपड़िया में लग गया तो कहानी खत्म, क्योंकि उसमें सेल डिवीजन नहीं के बराबर होता है। चलिए देखिए, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, करे जो उदर के दाहिनी भाग में। अरे भैया, ये है कहाँ? बहुत कंफ्यूजन में रहता है लोग, दिल को लेकर के भी अचरज में फंसे रहते हैं। तो आप लोग 10वां क्लास में हैं, पढ़ते रहिए, दिल के बारे में भी बताएंगे। तो लोग इतना भर का दिल बुझ जाता है, एकदम इतना भर का पेट बुझ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं। पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे पता चलते जाएगा। आप देखिए, इस लीवर के बारे में कई बार कंफ्यूजन रहता है, तो हम कैमरामैन को बोलेंगे थोड़ा इसको जो है ना जूम कीजिए, ताकि बच्चे को आसानी से दिखाई दे कि लीवर होता कहाँ है असल में। देखिए, सबके साथ जो है ना ये रिब्स होगा, रिब्स मतलब ये पसलियां। जैसे आप यहाँ पर कॉलर बोन के पास हाथ रखेंगे, उसके नीचे से गिनेंगे ना, जो पतले आदमी होंगे तो उसको गिना जाएगा। ही हम सब तो मोटे हैं, हम लोग को नहीं पता चलेगा, लेकिन जितने पतले व्यक्ति हैं तो पता चल जाएगा। यहाँ गिनेंगे तो 24 गो होगा, टोटल गिन लेंगे तो 12 दूनी 24, ये 12 गो होगा। यहाँ रिब्स जो है ना ये गिना जाएगा, समझे ना, आराम से इसको आप गिन सकते हैं। ठीक है, आगे से ये स्टर्नम से जुड़ा होता है, पीछे ये खाली होता है। अब इसी के जस्ट नीचे में देखिए, यहाँ पर धूसर रंग का एक संरचना दिख रहा होगा। कैसे रंग का? धूसर रंग का एक संरचना दिख रहा होगा, यही है जिगर। इसी का नाम है जिगर, इसी का नाम है कलेजी, इसी का नाम है लीवर। समझे? अब देख लीजिए कहाँ पर है, तो ये कंफ्यूजन में कभी नहीं रहना है आज के बाद कि ये है कहाँ पर। तो आपका जो ये बीच वाला स्टर्नम है,
समझ लीजिए कि ये जहां समाप्त हो रहा है ना, जहां पर जस्ट उसके नीचे में आधा भाग उधर, आधा नहीं कहे थोड़ा सा भाग उधर और उसके बाद इधर, यानी कि ये दाहिने भाग में ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि इस शेप में यहाँ पर होगा लीवर। आप जरा सोच लीजिए, अगर यहाँ ये रिब्स के जस्ट नीचार में दर्द करे तो समझ लीजिए कि लीवर में कोनो न कोनो समस्या है। आजकल बहुत ज्यादा समस्या लीवर में फैट जमा होने के कारण होता है, वसा जमा होने के कारण, जिसको फैटी लीवर, लीवर फैटी भी बोलते हैं। समझे ना? तो देख लीजिए कि इसका असली स्वरूप ये है कहाँ पर। ये है कितना का पता है? कितना वजन का होता है? लगभग 1.5 kg का। 1.5 kg से 2 kg के बीच होता है, वैसे 1.5 kg याद रखिए। इसका जो वजन होता है वो लगभग 1.5 kg का होता है। यकृत के बारे में समझ में आ गया, यकृत कहाँ पर है और इसका वजन कितना होता है? 1.5 kg होता है। सबसे अधिक कोशिका विभाजन भी इसी में होता है, ये हमारे उदर के दाहिनी भाग में है और सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कह रहे यकृत की कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है। पित्त का स्राव होता है किससे? यकृत की कोशिकाओं से, यानी इसी यकृत से निकलता है पित्त। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ भी फिगर है, एक छोटा सा फिगर हम यहाँ भी रखे हुए हैं। यानी यकृत की कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है। यकृत से स्रावित पित्त पित्ताशय नामक एक संरचना में संचित रहती है। पित्ताशय को अंग्रेजी में गॉल ब्लैडर कहते हैं। अब किसी को गाँव घर में बोल दीजिएगा गॉल ब्लैडर, कहेगा पागल, गॉल ब्लैडर समझ जाएगा, सॉरी गॉल ब्लैडर समझ जाएगा, लेकिन कहेगा पित्ताशय काट के निकाले पड़ता तो पागल है रे, पित्ताशय का है काट देगा। तो देखिए कंडीशन होता है, कई बार कैल्शियम ऑक्जिलेट के शरीर में जमा होने के कारण लोगों को स्टोन की समस्या होती है। स्टोन मतलब पथरी की समस्या होती है। अब ये पथरी की समस्या ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि इसी गॉल ब्लैडर में होता है। ये गॉल ब्लैडर में, और दूसरा समस्या जो होता है वो किडनी के साथ होता है। किडनी में भी कैल्शियम ऑक्जिलेट जमा हो जाता है, जिसके कारण जो है मतलब कैल्शियम ऑक्जिलेट से बना होता है पथरी। और इस एक तो गॉल ब्लैडर हो गया और एक किडनी में, दो जगह पर किडनी स्टोन होने की समस्या ज्यादा रहती है लोगों में। तो जब किडनी इसमें, सॉरी जब अभी गॉल ब्लैडर की बात कर रहे हैं, इस गॉल ब्लैडर में जब जमा हो जाता है आपका वो स्टोन हो जाता है, तो फिर पूरे गॉल ब्लैडर को ही काट करके निकाला जाता है। यानी पूरे इस गॉल ब्लैडर, पूरा पित्ताशय को काट करके निकाल दिया जाता है। अब सवाल ये भी है कि सर जब पित्ताशय नहीं होगा तो पित्त कहाँ जमा होगा? तो इससे बहुत ज्यादा शरीर पर कोई हानि नहीं होता है, क्योंकि लीवर को पता है, लीवर बहुत बुद्धियार होता है। लीवर तब डायरेक्टे जो है ना भोजन, मतलब डायरेक्टे वो छोटी आंत को देते रहता है, उसको कोई तब असिस्टेंट की जरूरत नहीं होती है। तो सीधा स्राव होगा, सीधा वो भोजन में जाकर मिलेगा, स्राव होते जाएगा, भोजन में मिलते जाएगा। समझ गए? जैसे बचपन में कभी कभी होता है ना, बिना पेशाबों का पेशाब लगल रहता है विद्यार्थी को, तो वही बात यहाँ हो जाएगा। लीवर का जो है, ये लीवर डायरेक्ट हो जाएगा, मतलब ये इसको गॉल ब्लैडर की आवश्यकता नहीं होगी, ये डायरेक्ट जो है पित्त को स्राव करेगा और वो भोजन में मिलेगा। अब आइए पित्त पर। देखिए कह रहा है पित्त एक गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है। क्षारीय द्रव है। अब पहले भी पढ़े होंगे कि अम्ल क्षार से मिलता है तो उदासीन होता है। तो देखिए भोजन में पहले अमाशय में मिला था HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। भैया कोई भी अम्ल होगा तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक ही होगा, अगर ज्यादा मात्रा में होगा तो हानिकारक होगा। तो भोजन जब अम्लीय होगा ना तो वो सही से पच नहीं पाएगा। देखते होंगे कि धुआं धकार और होने लगता है लोग को, तो कहता है गैस बन गया, ये हो गया, वो सब HCl के कारण हो रहा है। और HCl के प्रभाव को समाप्त करके यही पित्त जो है ना उसको क्षारीय बनाता है, ताकि भोजन सही से पच सके। देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है ना, पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का एक क्षारीय द्रव होता है, जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, कोई एंजाइम नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसका काम क्या है कि ये भोजन जो आया है अमाशय से छोटी आंत में, वो था पहले से अम्लीय, अब उसको वो कर देगा क्षारीय। अब क्षारीय का है कि पित्त का जो pH मान होता है वो 7.7 होता है। अब आप ये पढ़े भी होंगे कि अम्ल, क्षार और उदासीन में क्या होता है, 7 मिड बिंदु है। इधर जैसे नीचे आएंगे जैसे जैसे तो वो अम्लीयता बढ़ेगा, और जैसे जैसे यहाँ से ऊपर जाएंगे तो वो उसमें क्षारीयता बढ़ेगा। तो 7.7 है, इसका मतलब ये क्षार है। अब पित्त में जल की मात्रा 85% होता है, पित्त वर्णक का मात्रा जो है 12%। इसके अलावा और भी इसमें जो भी शेष जो बचे हुए हैं वो सब होंगे। ठीक है, तो ये पित्त हो गया। पित्त एक गाढ़ा एवं हरा रंग का एक क्षारीय द्रव है, जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता। अब देखिए पित्त का 2 काम, कौन सब काम है? सबसे पहले ये भोजन की अम्लता को नष्ट कर क्षारीय बनाना। यानी क्या लिखा हुआ है, भोजन की अम्लता को नष्ट कर क्षारीय बनाना। यानी सबसे पहला काम जो इसका है पित्त का, वो सबसे पहला काम है भोजन की अम्लता को नष्ट करके क्या करना, क्षारीय करना, ताकि भोजन सही से पच सके। अब दूसरा है दूसरा है भोजन में मौजूद वसा का विखंडन, यानी वसा को तोड़ना, विखंडित करना, एवं पाइसीकरण। भैया ये पाइसीकरण इंग्लिश में इसको इसे बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। यानी कि ये पाइसीकरण क्या होता है, जैसे समझिए कि कभी कभी क्या होता है ना कि दो चीज को हम लोग आपस में फेंट देते हैं। तो फेंटने के जैसे पानी के ऊपर में तेल छिड़क देंगे, फिर उसको फेंटेंगे तो ऊपर ऊपर तेल जो है ना वो तैरने लगेगा। तो ये एक तरह का पाइसीकरण ही दिखाता है। इसके अलावा और भी, जैसे दूध को औंटने के बाद जो है उसके ऊपर में जो है मक्खन दिखाई देने लगा और एकदम घी जो है वो तैरने लगता है उस पर, तो ये सब पाइसीकरण ही है। तो यानी कह रहा है कि भोजन में मौजूद वसा का विखंडन, यानी वसा का विखंडन करता है कौन? तो पित्त का ये दोनों काम है। तो चलिए इसके आगे यकृत
का आगे का कुछ और भी बिंदु है, यकृत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और भी है। कह रहा है यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन करता है। देखिए यकृत का और इससे यकृत से स्रावित पित्त का दो काम हम लोग देखें, और यकृत हमारे लिए क्यों जरूरी है, दो काम तो पित्त का देखे क्योंकि यकृत का ही स्राव पित्त था। अब देखिए यकृत डायरेक्टली क्या कर रहा है कि यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है, पहला। दूसरा, भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित करता है। काहे परिवर्तित करेगा, क्या काम है इसका, तो समझिए। हमारे शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा की जो प्राप्ति होती है, ऊर्जा की जो प्राप्ति होती है वो वसा से होती है। हमारे शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा की जो आपूर्ति होगी वो वसा से होगी। तो जब शरीर में वसा नहीं रहेगा तो फिर ऊर्जा बनेगा नहीं, और बनेगा भी तो कम सम बनेगा, यानी उससे थोड़ा कम प्रोटीन और उससे थोड़ा कम कार्बोहाइड्रेट। कहने का मतलब है क्या, सबसे अधिक ऊर्जा किससे बन रहा है, वसा से। जब वसा से सबसे अधिक ऊर्जा बन रहा है तो देखिए, जब कह रहा है भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित करता है। दो काम देखें हम लोग। तीसरा है, रक्त के थक्का बनने में मदद करने वाली फाइब्रिनोजेन एवं हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन भी यकृत से ही होता है। देख लीजिए, रक्त का थक्का बनने में, अब रक्त जब थक्का नहीं बनेगा तो कभी कटेगा फटेगा तो क्या होगा, एकदम पूर्ण रूप में रक्त बहते रहेगा, पता चलेगा कि सब पूर्ण 5-6 लीटर खूने रहता है देह में, वो बह जाएगा तो पता चलेगा एकदम आदमी को पहुंचाना पड़ा कहाँ, तो आईसीयू में, अब वो आईसीयू भर्ती नहीं लेगा। चौथा नंबर देखिए, यकृत ही आरबीसी को भी नष्ट करता है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, इसका जो जीवन अवधि है वो 120 दिन का है। कितना दिन का होता है, 120 दिन का आरबीसी का जीवन अवधि होता है। आरबीसी जो है ये ब्लड का ही हिस्सा है। ब्लड का दो हिस्सा वैसे होता है, एक ठोस अवस्था, ठोस भाग, और एक होता है प्लाज्मा वाला भाग, प्लाज्मा, और दूसरा जो है ठोस। ठोस में 3 हिस्सा होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आगे कभी हृदय वाले चैप्टर में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। अब देखिए पांचवा जो कार्य है वो पित्त वाहिनी में अवरोध हो जाने पर, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5 नंबर का। कह रहा है पित्त वाहिनी, अरे भैया पित्त वाहिनी, आओ भाई, पित्त वाहिनी किधर हो तुम, पित्त वाहिनी, देखिए यही है ना पित्त वाहिनी, देख लीजिए है लिखा हुआ, ये जो पित्त वाहिनी है इसी में कह रहा है, ये जो पित्त वाहिनी से पित्त जो है कहाँ जाएगा, ड्यूडेनम में पहुंचेगा। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए इसको। कह रहा है पित्त वाहिनी में अवरोध हो जाने पर, अवरोध का मतलब रुकावट होता है, रुकावट हो जाने पर यकृत कोशिकाएं रुधिर से, यकृत कोशिकाएं रुधिर, रुधिर का मतलब खून, खून से बिलरुबिन, देख लीजिए बिलरुबिन लेना बंद कर देता है। रास्ता रावेन करेगा तो जाएगा कहां से, रास्ते बंद हो गया तो बिलरुबिन लेगा कहां से, तो जब बिलरुबिन नहीं लेता है तो जिसके फलस्वरूप बिलरुबिन जो है ना पूरे शरीर में फैल जाता है, और जब बिलरुबिन पूरे शरीर में फैल जाएगा तो आंख का निचला हिस्सा जो रक्तक पटल वाला हिस्सा वो दिखने लगेगा पीला पीला। यूरोक्रोम, बिलरुबिन के साथ साथ यानी मल का रंग, यूरिन का रंग, इस सब का रंग अधिकतम पीला हो जाएगा, यानी ज्यादा से ज्यादा पीला। शरीर का भी हिस्सा जो है वो ऊपर वाला हिस्सा ये सब भी थोड़ा थोड़ा पीला होने लगेगा। तो जब पूरे शरीर में पीला पीला फैल जाता है तो उसको एक बीमारी कहते हैं, उसका नाम है पीलिया। ना पीला से हो गया पीलिया, पीलिया कहेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा, इसी को कह दीजिए जॉन्डिस, जॉन्डिस कह दीजिए, सबको समझ में आ जाएगा। जॉन्डिस यानी पीलिया कह दीजिए, किसी को नहीं समझ में आएगा, और जॉन्डिस कह दीजिए, सबको समझ में आएगा। यानी कि ये जॉन्डिस होता है, यानी जब शरीर में बिलरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी, जब बिलरुबिन लेना ये बंद कर देगा कौन, लीवर, तो यानी रक्त से बिलरुबिन लेना बंद कर देगा तो शरीर में बिलरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी, और जब शरीर में बिलरुबिन की मात्रा बढ़ेगी तो शरीर में पीलिया हो जाएगा। पीलिया को हम लोग इंग्लिश में जॉन्डिस बोलते हैं। तो समझ, आई होप कि समझ में आया होगा आपको पूरा। इसके आगे की कहानी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं, आप उसे भी मौका दे सकते हैं प्रवीण सर से साइंस विषय को अच्छे तरीका से समझने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।